वेलकम टू मेडिफायर। सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी। आज माइक्रोबायोलॉजी का ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से अपन जीआईटी शुरू करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि लिम्फेटिक फ्लेराइसिस के बाद में एक चैप्टर और बचा है, सिस्टेमिक माइकोसिस। सिस्टेमिक माइकोसिस का एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है एसपी यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसलिए एक टॉपिक इसमें ले लिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट लिम्फेटिक फ्लेरियासिस। लिम्फेटिक फ्लेरियासिस आप जानते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाथी पांव। अब बात करते हैं लिम्फेटिक फ्लेरियासिस जो होता है ये कॉज से होता है। इट इज कॉल्ड बाय ब्यूचेरिया ब्रेनकॉफ्टी। मेनली उससे होता है, बाकी ब्रूगिया मेलाई और ब्रूगिया टिमूरी। अपन ब्रूगिया वाला जो है इसमें चैप्टर है, इसमें टॉपिक है ब्रूगिया मेलाई वाला भी, उसको नहीं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अपने इंपॉर्टेंट क्या, ब्यूचेरिया ब्रेनकॉफ्टी वाला, तो उसी को पढ़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पे, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो अपने लिम्फेटिक्स है, उसका एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे लिम्फेटिक्स रुक जाती है और लिम्फ वेसल जो है वो स्वेल हो जाती है, पूरी इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिम्फ वेसल्स में। एंड दिस इज द फ्लेरियासिस। एंड हाइड्रोसील हो जाता है, लिम्फेडिमा हो जाता है, बस यही बात है। बात करते हैं वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशिया में ये हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट बर्डन है। 50% ऑफ जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो साउथ ईस्ट एशिया से आती है और इसमें इंडिया भी लाई करता है। बात करते हैं सब सहारन, जो सहारा डेजर्ट है उसके नीचे अफ्रीका और पैसिफिक आइसलैंड, इन सब जगह पे मिलता है। बात करते हैं ब्रेनकॉफ्टी फ्लेरियासिस या वोचिया ब्रेनकॉफ्टी के बारे में। तो वोचिया ब्रेनकॉफ्टी जो होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लेरियल पैरासाइट है, जो कि 90% ज्यादा केस देता है तुमको फ्लेरियासिस के। 90% ज्यादा केसेस किसे आएंगे? वोचिया ब्रेनकॉफ्टी के आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द वोचिया ब्रेनकॉफ्टी। बुचीरी बेनकॉप्टी के लाइफ साइकिल की बात करेंगे, उसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है मेन और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, जो कि तुम्हारा मॉस्किटो होता है। वो कौन सा मॉस्किटो है, ध्यान रखना, इसमें एक अलग वेक्टर है विच इज क्यूलिक्स क्वीन क्यू फेसियाटिस। नाम याद रखना मलेरिया के, मॉस्किटो के बारे में, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जितने वेक्टर्स हैं उन सबके मेन डिसीज के वेक्टर का नाम को याद होने चाहिए। तो इसका क्या है? क्यूलिक्स क्वीन क्यू फेसियाटिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल कैसी क्या चलती है। तो देखो, सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल में क्या होगा, जैसे तुमको ये मॉस्किटो क्यूलिक्स क्वीन क्यू फेसियाटिस काटेगा, इसने तुमको बाइट करा, इसके बाइट करने से क्या होगा, इसके बाइट करने से तुम्हारे जो फ्लेरियासिस, बुचेरिया फ्लेरियासिस को मैं बुचेरिया ब्रेनकॉफ्टी लिख देता हूँ, डब्ल्यू बी तुम्हारे बॉडी में, मेन की बॉडी में कौन सी स्टेज पे है? लार्वा स्टेज में। लार्वा स्टेज में अंदर आ जाएगा। ठीक है भैया, लार्वा के स्टेज में वो अंदर आ गया, मान लिया मैंने। लार्वा के स्टेज में अंदर आने के बाद वो कहाँ जाएगा? सीधा सीधा लिम्फ नोड्स में जाता है। वही मेनली कौन से लिम्फ नोड्स? तो अपने जो लोअर एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स होते हैं उसी में जाता है ये, मेनली लिम्फ नोड्स पे जाएगा। लिम्फ नोड पे जाएगा लार्वा स्टेज इसकी। लिम्फ नोड में जाने के बाद ये जो है लार्वा धीरे धीरे डेवलप होगा लिम्फ नोड के अंदर और बन जाएगा एक एडल्ट वॉर्म। किसमें डेवलप होगा? एक एडल्ट वॉर्म में डेवलप होगा। एडल्ट वॉर्म में डेवलप होगा। एडल्ट वॉर्म जो है, एडल्ट वॉर्म अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड से निकल के लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा। एडल्ट वॉर्म विल माइग्रेट टू लिम्फ वेसल्स, माइग्रेट टू लिम्फ वेसल्स। अब ये जो एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। इसमें एक थोड़ी अलग चीज है, वो सुनना ध्यान से। इसमें मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। इसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो जो मेल और फीमेल, अब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोड्यूस करने के बाद जैसे ही वो मेट करता है फीमेल से, मेल जो है वो मर जाता है। मेल डाइड या डेड आफ्टर मीटिंग विद फीमेल। फीमेल से मेट करने के बाद मेल जो है वो खत्म हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर ही। और जो फीमेल है वो सिस्टम वो रहती है इस टाइम तक, जब तक लार्वा नहीं बन जाता, जब तक वो उसके बच्चे बाहर नहीं कर दे। सिंपल सी बात है, तो उसके बच्चे बाहर नहीं कर दे। ये वी वायरस होते हैं, याद रखना। तो मदर के अंदर से बाहर आएंगे। तो भैया ये इसके लार्वा बाहर करेगी, जैसे ही लार्वा बाहर करेगी मॉस्किटो आएगा, उसका मॉस्किटो फीड करेगा अपने में, और जो लार्वा अपने लिम्फेटिक से वेन ब्लड में आ गया होगा, वेन से जब वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में चल रहा होगा उसका लार्वा, तो उसको मॉस्किटो बाइट उठा लेगा। मॉस्किटो बाइट अपने अंदर लेके वापस से वही मैन के अंदर काट के बाइट में ही सारी कहानी चलती रहेगी। तो क्या हुआ, मॉस्किटो के पास थे लार्वा फॉर्म में कौन? बाउचीरिया बेनकॉफ्टी। बाउचीरिया बेनकॉफ्टी अपनी बॉडी में अंदर आए लार्वा फॉर्म में, अपनी बॉडी के अंदर आके वो लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में वो डेवलप हुए एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म गया लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में मेल और फीमेल ने मीट करा। मीट करने के बाद मेल जो है मर गया, फीमेल बचा। फीमेल ने अपने बच्चे बाहर करे, अपने बच्चे बाहर करके वो लार्वा फॉर्म में जैसे ही आए, मॉस्किटो आके खाया, मॉस्किटो ने उसको जैसे ही बाइट अपनी फीड करा, अपने अपनी उसकी बॉडी के अंदर गए, उसकी बॉडी के अंदर लार्वा फॉर्म में रेजिस्टेंट हो गए, और फिर जैसे वो किसी मैन के अंदर आएंगे वहां पे डेवलप होने लग जाएंगे। तो ये कहानी है मैन की और ये कहानी मॉस्किटो की, याद हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो ये कैसे क्या हो रहा है, देख लो कहानी फटाफट। देखो, पैथोजेनेसिस बात करते हैं तो पैथोलॉजिक चेंजेस जो होते हैं, जो कि तुम्हारे लिम्फेटिक फ्लेराइसिस में आते हैं, वो होते हैं इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डैमेज टू लिम्फेटिक सिस्टम। इन्फ्लेमेटरी डैमेज क्यों हो रहा है? कोई एक जानवर तुम्हारे लिम्फ वेसल के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है एक इन्फ्लेमेटरी चेंज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जो लिम्फेटिक डायलेशन होता है और थिकनिंग होती है वेसल वॉल की, सबसे पहली बात। सेकंड, इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फेटिक वेसल्स का। थर्ड, लिम्फ नोड का। फोर्थ, और बात करते हैं जो टॉर्चुसिटी होती है लिम्फेटिक्स में, वो डैमेज हो जाती है और अलग ही दिखने लग जाती है बॉडी पे।
बॉडी की जो जो हमारा लेग का सरफेस होगा, लेग की लेग पे, लोअर लिम्ब पे तुमको प्रॉपर उसके डायलेशन दिखेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के, क्योंकि मोटी हो गई है उस टाइम पे वो, तो अलग ही वो जैसे वो जैसे उसके डायलेशन होंगे वैसे वो तुम्हें दिखेगी स्किन पे, मतलब एक सबकुटेनियस देता है, वो सुपरफिशियल देता है। देन वी टॉक अबाउट इसमें एक एनहेंस ग्रेन्युलोमेटस में एक ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये क्रॉनिक स्टेज पे जाता है तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो क्या क्या करता है पैथोलॉजी में, लिम्फेटिक डायलेशन कॉज करेगा, थिकनिंग करेगा वेसल वॉल की, इन्फ्लेमेशन शुरू कर देगा लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ नोड्स में भी। देन टॉर्चोसिटी जो होगी लिम्फेटिक्स की वो डैमेज करेगी लिम्फ वेल्स को, जो रिजल्ट करेगी लिम्फीडीमा में, जो रिजल्ट करेगी लिम्फीडीमा में। उसके बाद में एक ग्रेनुलोमा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ड्यू टू द फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फ वेसल्स, ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फ वेसल। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्लिनिकली शो होगा आपको। सो क्लिनिकली आपको शो होगा इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 16 महीने के बाद। 8 से 16 महीने का इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो भले 9 महीने का हो, चाहे वो 10 महीने का हो, चाहे वो 8 महीने का ही हो। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में तुमको सिम्टम शो होंगे। सिम्टम की दो स्टेजेस है, फर्स्ट इज लिम्फेटिक फिलारियासिस जिसमें तुम्हारा पैर सूज जाएगा, और दूसरी है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। ये मेनली इन्फेक्शन वाली स्टेज होती है, दोनों की बात करते हैं आओ। द फर्स्ट इज लिम्फेटिक फिलारियासिस जिसमें आती है अपनी 4 सब स्टेज, जिसमें क्या आती है, जिसमें 4 सब स्टेज आती है। तो फर्स्ट इज एपिडेमिक नॉर्मल, सॉरी एंडेमिक नॉर्मल। एंडेमिक नॉर्मल मतलब ये उनमें होता है जो कि पीपल पीपल रिसाइड इन, सॉरी ओके, पीपल रिसाइड इन द एंडेमिक प्लेस। मतलब ये उन पेशेंट में हमेशा शो होती रहेगी ये स्टेज, जो पर्सन उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे क्यूलिक्स, कौन सी क्यूलिक्स, कॉनक्यू फेशियाटिस प्रेजेंट होगा, मतलब वो एक्टर उसका जो है प्रेजेंट होगा उस जगह पे रहते हैं। तो ये द पीपल रिसाइड इन एंडेमिक प्लेसेस, एंडेमिक प्लेसेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है इसमें कभी भी इन्फेक्शन शो नहीं होता है, रखना, इसमें कभी भी कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते। इट इज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, बट द फ्लेरियासिस आर प्रेजेंट, या फ्लेरियल जो फ्लेरिया है, फ्लेरिया प्रेजेंट है तुम्हारे बॉडी के अंदर, लेकिन कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ठीक है। तो भैया नो क्लिनिकल फीचर, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं आ रहा, क्योंकि दो चीजें हैं। पहला कि सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, और दूसरा रीजन है इम्यूनोलॉजिक रेजिस्टेंस, इम्यूनोलॉजिक रेजिस्टेंस। भैया एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तुम्हारी बॉडी के अंदर बाउचेरिया के लिए, तो इसलिए क्योंकि तुम रहती वही हो, ठीक है, तुम रहती वही हो, इसलिए। बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलीमिया। अब ये एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलीमिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई सिम्टम, एसिम्प्टोमेटिक में नो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, सिम्टम नहीं आ रहे। सिम्टम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो माइक्रोफिलिया है, माइक्रोफिलिया मतलब जो फीमेल है, फीमेल ने जब बच्चे दिए तो माइक्रोफिलिया, जब बच्चे होते हैं उसको माइक्रोफिलिया बोलते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है लार्वा फॉर्म में। जो माइक्रोफिलिया है दे आर इनसफिशिएंट सिम्टम्स बिकॉज ऑफ लेस माइक्रोफिलिया, ये माइक्रोफिलेरिया लेस, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूट फ्लेरियासिस की, क्योंकि भैया तुम्हारा ना एंडेमिक प्लेस से वेरी करते हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लेरियासिस का पैथोजन भी आ गया और माइक्रोफिलिया भी सस्टेन लेवल पे है, तो तुम्हें होगा एक्यूट फ्लेरियासिस। एक्यूट फ्लेरियासिस के सिम्टम्स देख लेते हैं। इट इज फ्लेरियल फीवर, इट इज फ्लेरियल फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है फ्लेरिया का, याद रखना। देन लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन, लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन होता है। देन इट लोकल एडिमा होता है पैर में, लोकल एडिमा क्योंकि सूजेगा, ऑब्वियसली बात है, लोकल एडिमा हो जाएगा। वो पिटिंग एडिमा होता है, ये भी ध्यान रखना, पिटिंग एडिमा होता है। और फ्लेरियासिस के एडिमा और बाकी एडिमा में अगर डिफरेंस करना है तो वी हैव टू रेज द लेग्स। तुम पाँव को थोड़ा इंक्लाइनेशन पे रखो, इंक्लाइनेशन में रखने से क्या होगा, जो उसका एडिमा है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये फ्लेरियासिस का एडिमा है, ठीक है। तो वो किसका एडिमा है, फ्लेरियासिस का। अगर खत्म नहीं होता तो वो दूसरी डिसीज का एडिमा है, सिंपल। तो क्या करोगे, इंक्लाइनेशन इन पैर, इसका एक वो भी होता है टेस्ट की, तुम कैसे पता लगा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं उसके अलावा कुछ तो खास होता नहीं है। बाकी क्रॉनिक फ्लेरियासिस, क्रॉनिक फ्लेरियासिस जो होता है वो 10 से 15 साल का तुम्हें एक तपस्या करनी पड़ेगी फ्लेरियासिस के साथ, तब जाकर तुमको क्रॉनिक फ्लेरियासिस प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्रॉनिक फ्लेरियासिस में एलिफेंटाइसिस हो जाता है। क्या होता है, एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस कहाँ पढ़ा था, 12th क्लास में, 11th में पढ़ा था एलिफेंटाइसिस। तो एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस में क्या क्या चीजें होती है, तो ये भी देख लो फटाफट। एलिफेंटाइसिस में होता है, एलिफेंटाइसिस में होता है इंक्रीज इन्फ्लेमेशन इन लेग, ठीक है, स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब, स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब। इसके साथ साथ फीमेल में होता है ब्रेस्ट में,
ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है। और मेल्स में हाइड्रोसील हो जाता है। क्या होता है मेल में? हाइड्रोसील। ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। अभी ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया क्या होता है? देखो, अब तक अपन पढ़ रहे थे इट इज लिम्फेटिक फ्लेरियासिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। जो टीपीई होता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, ये ऑक्यूल्ड फ्लेरियासिस भी होता है। कि भैया फ्लेरियासिस तुमको सच में, मतलब जो फ्लेरिया है जो तुम्हारा वो वॉर्म है अंदर, वो बड़ा हो गया और उसने पूरी लिम्फेटिक को बंद कर दिया, ऑक्यूल्ड कर दिया, मतलब पूरी लिम्फेटिक ब्लॉक हो गई तुम्हारी। ये रिप्रेजेंट करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। ठीक है, टू माइक्रोफ्री एंटीजन। माइक्रोफ्री एंटीजन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आती है, जिस कारण से पूरा ब्लॉक हो जाती है तुम्हारी लिम्फेटिक्स। इसके साथ साथ जो ब्लड स्ट्रीम है और जो फिल्टर्ड, जो जो ब्लड स्ट्रीम है तुम्हारी, उसमें उसमें भी दिक्कत करती है। तो इसलिए ड्यू टू दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड दिस कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ लिम्फेटिक्स, देयर इज अ रेंज ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। और तुमको पता है जब एलर्जिक रिएक्शन होगी तो इओसिनोफिलिया बढ़ जाएगा, तो इसलिए इओसिनोफिलिया हो जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि नहीं समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया कि इनिशिएट होगी एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस विच इज इंपॉर्टेंट। सो लैब डायग्नोसिस में क्या पढ़ोगे? लैब डायग्नोसिस में तुमको बताया था कौन सी लैब डायग्नोसिस होती है इसकी। इंपॉर्टेंट है इसका पेरिफेरल स्मीयर, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस इसमें अपन पेरिफेरल स्मीयर करते हैं। पेरिफेरल स्मीयर, उसमें कौन सी स्टेन लगाते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिम्सा स्टेन। गिम्सा स्टेन इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ, इज ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप की स्टेन है? गिम्सा हो गई, लीशमान हो गई, रोवेनोवस्की स्टेन। ठीक है, रोवेनोवस्की स्टेन। और इसमें खास आती है, इट इज JCW स्टेन ऐसी कुछ आती है खास, वो इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडियन साइंटिस्ट की है। ठीक है, गिम्सा स्टेन, जिससे अपन इसको स्टेन करते हैं, वो चीज है बेनकॉफ्टी को। एंटीजन की बात कर लेंगे तो एंटीजन डिटेक्शन में आता है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, एलाइजा करते हैं। एंटीजन डिटेक्शन में आएगा अपना एलाइजा। एलाइजा के साथ साथ अपने को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कौन सा एंटीजन है? इट इज ओ ए, इट इज OG 423 एंटीजन इसमें होता है। इसके साथ साथ इसमें होती है इमेजिंग। इमेजिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। इमेजिंग होती है, फ्लेराइसिस दिखता है तुमको प्रॉपर। अगर बड़े होते हैं तो एलिफेंटाइटिस जो क्रॉनिक स्टेजेस है, इसमें अपन इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग जिसमें अपने को यूसीजी करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी। और इमेजिंग कब करेंगे? क्रॉनिक स्टेज में, क्रॉनिक स्टेज में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसकी लैब डायग्नोसिस की। इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो ट्रीटमेंट में इसकी ड्रग होती है, इसके ट्रीटमेंट में ड्रग कौन सी होती है? द ट्रीटमेंट हैज ड्रग डी सी सॉरी DEC। DEC स्टैंड्स फॉर डाइथाइल डाइथाइल कार्बामेजीन। कार्बामेजीन, डाइथाइल कार्बामेजीन। ये कम से कम एक महीना 15 दिन तक दवाई चलती है इसकी, और ठीक हो जाता है इंसान। ठीक है, बात करते हैं, पूरा ठीक तो नहीं हो पाता फिर भी, लेकिन हाँ इतना तो है कि चल पाएगा फिर बाद में। बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि फ्लेरासिस से मतलब नहीं है, ये अलग दूसरे चैप्टर है विच इज सिस्टमिक माइकोसिस। इसमें एक क्वेश्चन आता है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आया था, इट इज डार्लिंग डिसीज। डार्लिंग डिसीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं डार्लिंग डिसीज ना, बाकी उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं, इसमें चैप्टर में लिया भी नहीं कुछ। बात करते हैं होता है क्या, जो हिस्टोप्लाज्मोसिस सिस्टमिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज, मतलब सिस्टमिक ग्रेनुलोमा बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ग्रेन्युलोमेटस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा। ठीक है, ये कॉज किससे होता है? तो इट इज कॉज्ड बाय, यहाँ लिखा होगा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। किससे कॉज होता है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से कॉज होता है। ये एक डायमॉर्फिक फंगस होती है, फंगस मतलब माइकोसिस। अब बात करते हैं कि हम डार्लिंग डिसीज क्यों, क्योंकि ढूंढना डार्लिंग में गया था। ठीक है, एपिडेमोलॉजी इसकी ये गंगा रिवर और ऐसा ही रिवर्स में मिलती है। ठीक है, क्योंकि फंगस वहीं लगती है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस बात करेंगे तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो है वो ट्रांसमिट होती है इनहेलेशन से। इनहेलेशन से, वो भी किसके? स्पोर के इनहेलेशन से। जो कि स्पोर होता है फंगस का, उसके इनहेलेशन से हो जाता है कॉज ये। और ये सर्कुलेट होती है कहाँ पे सर्कुलेट होती है? तुम्हारे लंग्स तक जाती है। लंग से इनगल्फ होकर ये मैक्रोफाज में जाएगी, और मैक्रोफाज से दूसरे ऑर्गन्स पे जाती है। मैक्रोफाज से दूसरे ऑर्गन्स पे जाती है, ऐसे कि लिम्फ नोड हो गए। ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके साथ साथ एक आता है ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि इसमें लिखा नहीं गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मैं बताता हूँ, मेरे को दो चार चीजें याद है इसकी। सबसे पहला, ये लंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, लंग को अफेक्ट करता है। लंग को कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, कोई भी चीज आती है ना, अगर कोई चीज लंग को अफेक्ट करेगी, सबसे पहला लिख देना फ्लू लाइक इलनेस। क्या लिखोगे? फ्लू लाइक इलनेस, क्योंकि फ्लू होता है निमोनिया, फ्लू लाइक इलनेस। कुछ नहीं आया दिमाग में, ऐसे कभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो फ्लू लाइक इलनेस लिख देना। इसके साथ साथ तुम और क्या कर सकते हो? इसके साथ साथ तुम
स्ट्रक्चरल डिसीज डैमेज हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है लंग की स्ट्रक्चरल, सॉरी, इट इज स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हो, लिख सकते हो, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज। इसके साथ साथ तुम लंग से इसको अब लिख देना सेकंड पॉइंट, इट सर्कुलेट इन बॉडी वाया मैक्रोफाज, और ऐसा करके क्या लिख देना इसके बाद में, ऐसा करके इसके बाद में लिख देना, इट अफेक्ट स्प्लीन। इफेक्ट स्प्लीन, देखो स्प्लीन तो अफेक्ट होगी, कुछ भी चीज स्प्लीन तो अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर ब्लड में दिक्कत है तो सारी ब्लड आखिर में कहा जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, तो इससे स्प्लीन तो अफेक्ट होगी। स्प्लीन इसके साथ साथ लीवर डाल देना बस। ठीक है, तो ये नीचे लिख देना स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, खत्म। स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली। अगर तुम्हें आंसर नहीं आए तो ऐसे आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बस ये याद रखना होता है हर चीज में, हर क्वेश्चन को एक चीज याद रखनी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा डिसीज किस ऑर्गन को मेनली अफेक्ट कर रही है। उस ऑर्गन को फॉर सपोज किडनी अफेक्ट होगी तो वही है, वो किडनी जो है वो तुम्हारे नेफ्रॉन को अफेक्ट करेगी। नेफ्रॉन को अफेक्ट करेगी, इसका मतलब तुम्हारे एडी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। एडी मतलब एड्रेनलिन भी गया, तो एड्रेनल ग्लैंड वक्त घुमा देना। एड्रेनल ग्लैंड से हो गया तो भैया अगर किडनी अफेक्टेड है तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, तुमको इडिमा भी हो सकता है। इडिमा हो जाएगा तो भैया तुमको दिक्कत आएगी किसमें, हार्ट में दिक्कत क्यों आएगी, बिकॉज इडिमा जो है, इडिमा रोकता है ब्लड को ऊपर जाने से, मतलब पेरिफेरल पुलिंग कराता है ब्लड की इडिमा। तो इडिमा होगा तो पेरिफेरल पुलिंग होगी, तो उससे राइट वेंट्रिकल में प्रॉपर ब्लड भी नहीं जा पाएगा, राइट एट्रियम में प्रॉपर ब्लड भी नहीं जा पाएगा। तो तुम ऐसा पूरा लिख सकते हो, पूरी कहानी बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक मेजर ऑर्गन पता है, जैसे कि मुझे भी पता था कि लंग्स में दिक्कत है, तो लंग्स में मैंने पूरी कहानी बना दी अभी। ये लंग है तो निमोनिया लाइक इलनेस हो जाएगी, फ्लू लाइक इलनेस। उसके बाद में अपने देखा कि लंग है तो मतलब लंग के मैक्रोफेज से वो कहाँ जाएगा, कि स्प्लीन और लीवर में जाएगा, तो वहाँ हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। 3 पॉइंट लिख दे, बहुत नंबर मिल जाएंगे पागल। अब बात करते हैं लेफ्ट डायग्नोसिस। तो लेफ्ट डायग्नोसिस में सिंपल क्या लिख सकते हो बताओ, लंग अफेक्टेड, क्या लिखोगे, पहला लंग का टिश्यू ले लूं तो हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन, हिस्टो हिस्टोलॉजी या हिस्टो, ऐसा ना लिखो, इसको लिखो हिस्टोपैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस, और इसमें तुम डाल दो लंग बायोप्सी, ठीक है। देन नेक्स्ट माइक्रोबायोफोटो, तो कल्चर लिख देना। कल्चर, जब कुछ कल्चर समझ में नहीं आया ब्लड कल्चर लिख दो, ब्लड कल्चर और एसडीए लिख दो। कुछ भी समझ नहीं आया ब्लड कल्चर, एसडीए कल्चर लिख दो, ठीक है। और इसके बाद तीसरा मॉलिक्यूलर टेस्ट, ये तो हर किसी में चलता है। पीसीआर है भी एक, पीसीआर, और दो लिखना है तो आरटीपीसीआर कर देना, पीसीआर कोई, सिंपल। तो ये कहानी थी डार्लिंग डिसीज की। और अपन ने पढ़ा अभी अपना विसरल फेरियासिस या तुम्हारा नॉर्मल लिम्फेटिक फेरियासिस, बस लिम्फेटिक फेरियासिस खत्म। सो थैंक यू, यहाँ पे आपका पूरा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन खत्म हो गया है, छोटे टॉपिक सब खत्म हो गए, जो मिसलेनियस टॉपिक थे ये सारे भी।